हेलो ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आपको पता है कि मैंने आपके लिए एडवांस लेवल साइंस के जो है यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर पहले मैंने आपका चैप्टर कवर किया था मिरेकल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। ये देखिए, ये साइंस इन एडवांस लेवल है आपका। सीबीएसई ने इसका करिकुलम निकाल दिया है। चैप्टर जो है वो मेजरमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, बट हम लास्ट से करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 10 कर लिया है और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। पीछे से मैंने इसलिए स्टार्ट किया बेटा, तो पीछे से बायोलॉजी का पार्ट कवर हो जाएगा। शुरुआत से तो सब लोग आपको शायद करा ही रहे होंगे, है ना। यूट्यूब पे और भी वीडियोस होंगी, तो मैंने सोचा मैं पीछे से कर दूं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग अच्छे से सब चीज़ें पढ़ाई कर सकें। चलो, ये चैप्टर किधर चला गया हमारा, ये आ गया माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो चाहे आप ऑप्शनल में सब्जेक्ट ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे, मैं तुमसे यही बोलूँगी कि पढ़ लो, क्योंकि नीट और बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल करेंगी। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए ना। माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप सबने देखा होगा अब तक तो स्कूल में। हाँ, उसके अंदर हम स्लाइड्स प्रिपेयर करके देखते हैं कि किस टाइप का माइक्रोब है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है ना। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होता क्या है। यू हैव रेड इन ग्रेड 8 ग्रेड दैट अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। माइक्रो का क्या मतलब है, छोटा, स्कोपियन मतलब व्यूइंग, छोटी चीज़ों को देखना। is required to observe tiny living organisms or their parts which cannot be seen through the naked eye by magnifying them। तो जिनको आप अपनी ऐसी आंखों से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को आप बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। With a microscope you can see small specimens such as onion cells, cheek cells, bacteria and even dust particles। तो माइक्रोस्कोप से आप सब देख सकते हो। इट हेल्प्स डॉक्टर्स टू सी जर्म्स एंड स्टडी सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डॉक्टर्स भी इसकी हेल्प से जर्म्स वगैरह देख सकते हैं, है ना, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल देख सकते हैं। अभी हमने सेल्स भी पढ़े थे। नाउ व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। अब देखो, हमारी जो ह्यूमन आई है वो क्या बोलेंगे हम उसको, कि जो वो दो चीज़ों को, बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट को सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट देखते हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट पास पास पड़े तो आपको वो सेपरेटली दिखते हैं ना। देखो, इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। दो टाइनी डॉट्स हैं, ठीक है, जो कि एक पेपर ले लो, उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बना लो, बिंदी बना लो। ओके, नाउ as the dots are moved closer there comes a point at which they can no longer appear as separate। अब आप आंखों से ना उन्हें देखते रहो और उसको बहुत पास ले जाओ अपनी आंखों के। आप देखोगे आपको वो दोनों डॉट्स ना मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो सेपरेट नहीं दिखाई दे रहे। तो no longer appear as separate when viewed from about 25 centimeter the near point of the eye, 2 points separated by about 0.1 millimeter कैन बी ऑब्जर्व एट डिस्टिंक्ट। तो वो कह रहे हैं जब हमारी आंखों की रेंज है ना, जब हम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देखते हैं तो हमें वो दोनों पॉइंट अलग अलग डिस्टिंक्ट नज़र आते हैं। सो दिस डिफाइंस द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन आई। सो ये बताता है कि जे यहाँ पे हमारे पास लिमिट है, ठीक है ना, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन की, कि अगर आप 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कम कर देते हैं तो आपको वो चीज़ें डिस्टिंक्ट नज़र नहीं आती, अलग अलग नज़र नहीं आती। A cell is generally too tiny to be observed by an unaided eye। Unaided मतलब जब आपने कोई माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया। This raises an important question: how do cell biologists study the structure and functioning of the cell, which are much smaller than the limit of resolution of human eye। तो इससे ही एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा। सेल तो बहुत 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 टाइनी है, तो जबकि हमारी आँख उस चीज़ के लिए बनी नहीं है। When Robert Hooke observed cork under the microscope developed by him in 1665, he examined thin slices of bark of oak tree and observed tiny hexagonal box-like spaces, just like patterns of a honeycomb, and called them cells। तो रॉबर्ट हुक जो है हमारे, उन्होंने ही सबसे पहले कॉक सेल ऑब्जर्व करे थे ना। कॉक सेल्स क्या होते हैं बेटा, जो आपके ट्री होते हैं ना, उसकी जो छाल होती है उसका जो सेल है
उससे उन्होंने थोड़ी सी स्क्रैपिंग्स ली और फिर उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड में स्टडी किया। तो उनको कैसे दिखे, हेक्सागोनल शेप के, बॉक्स लाइक शेप के, जैसे हनी कॉम्ब होता है, जैसा आपका बीज का हाइव होता है, बीज का छत्ता होता है ना, भिरण का छत्ता, तो उस टाइप का उनको स्ट्रक्चर दिखा। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स हैं। अराउंड द सेम टाइम एंटोनी वैन ल्यूनहॉक मेड टाइनी पावरफुल लेंसेज एंड सॉ एनिमल क्लूथ्स व्हाट वी नाउ कॉल्ड एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। उसके बाद तो फिर एक बार किसी ने इन्वेंशन शुरू करी, तो उसके बाद हमारे एंटोनी ल्यूनहॉक आए और उन्होंने छोटे और पावरफुल लेंसेज बनाए जिसके अंदर उन्हें एनिमल क्लूथ्स भी दिखे, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब। दो सिंपल लेंसेज ओपन द डोर टू अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड। अब इन लेंसेज ने तो एक नई दुनिया का ही आविष्कार कर दिया था। देखो पहले का माइक्रोस्कोप जो था वो किस टाइप का था, जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था, कितना कॉम्प्लिकेटेड और बल्कि सा था, है ना। आजकल तो कितने स्लीक माइक्रोस्कोप आ गए, क्योंकि धीरे धीरे इन्वेंशन होती है तो बेटा चीज़ों का डिज़ाइन भी बदलता है और इम्प्रूवमेंट होता है। नाउ लेट अस थिंक एंड राइट, इफ़ यू कुड श्रिंक योरसेल्फ एंड ट्रैवल इनसाइड अ लीफ, व्हाट वुड यू सी? राइट 3 to 4 लाइन्स इमेजिनिंग दैट जर्नी। तो आप लीफ में अगर जाओगे, ठीक है, लीफ को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखना शुरू करो, क्या क्या दिखेगा आपको? आपको स्टोमेटा दिखेगा, राइट, आपको उसके अंदर से छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज दिखेंगे, आपको उसका सेल दिखेगा, आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, आपको उसमें न्यूक्लियस दिखेगा, वैक्यूल दिखेगा। तो ये सब लीफ के अंदर आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ना क्विक हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप बना कैसे, ठीक है, इसकी एक जर्नी देखते हैं। लेट अस वॉक थ्रू द टाइम एंड सी हाउ माइक्रोस्कोप इवॉल्व। 13 to 15 सेंचुरी में सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज बाय स्पेक्टिकल मेकर्स, जो चश्मा लोग बनाते थे ना, तो उन्होंने सिंपल, आपने देखा होगा ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास सा होता है छोटा सा गोल और उसके पीछे डंडी लगी होती है, उसी से देखते थे वो लोग। ये 13 to 15 सेंचुरी की बात है। फिर 1590 में Hans and Zacharias Janssen, a Dutch father and son duo of spectacle maker, developed an early compound microscope by combining two lenses with a single tube. अब उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब सी ले ली और उसके आगे पीछे कुछ लेंस लगा दिए जिससे कि चीज़ें बड़ी होकर नजर आने लगी। तो ये 1590 में हुआ। फिर 1665 में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक जो थे हमारे, उन्होंने coined the term cell for empty hexagonal box-like structure by examining the cork of an oak tree under the microscope developed by him. He published his finding in a book called माइक्रोग्राफिया। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही जो सेल की टर्म थी ना, उन्होंने ही डिस्कवर की थी। उन्होंने वो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थे उनको सेल बोला और उन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग जो थी एक बुक में लिखी जो थी माइक्रोग्राफिया। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। Now 1670 में एंटोनी वैन ल्यूनहॉक आए। ही वर्कड विद अ सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग अप टू 300 टाइम्स, 300 गुना तक वो मैग्नीफाई करता था चीज़ों को, विच अलाउड हिम टू ऑब्जर्व द टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कॉल्ड एनिमलक्यूल्स। तो उन्होंने ही एनिमलक्यूल्स देखे, उन्होंने छोटे छोटे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ भी देखने शुरू कर दिए। He was the first to study living microorganism and is widely regarded as father of microscopy. इनको father of microscopy बोला जाता है, ठीक है। चलो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। In 1878, Ernest Abbe he postulated a mathematical theory linking resolution to the wavelength. तो उन्होंने एक थ्योरी भी निकाल दी कि भैया रेजोल्यूशन का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर 19 to 20 सेंचुरी में क्या हुआ, बेटर लेंसेज एंड इल्यूमिनेशन इम्प्रूव द कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, और उसमें लाइटिंग आई और उसमें लेंसेज इम्प्रूव हुए तो और बेटर हो गया। 1930 ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए। TEM एंड SEM वर इन्वेंटेड वेयर वायरसेज, सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल सरफेस कुड बी ऑब्जर्व। तो अब और भी अच्छे माइक्रोस्कोप आने लग गए, ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, TEM एंड SEM के बारे में। ना 1938 में अर्नेस्ट रुस्का आए। He developed the first electron microscope, which operated on the principle using electrons as the illumination source instead of light. लाइट की जगह उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया इल्यूमिनेटिंग सोर्स में। ये अर्नेस्ट रस्का ने किया था। That provides shorter wavelength and thereby significantly enhancing the resolving power. तो उससे resolving power increase हो गई, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो गया। फिर 1953 में क्या हुआ, फ्रिट्ज जर्नाइक आए, रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर इन्वेंटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो था वो किसने बनाया, आपका फ्रिट्ज जर्नाइक। तो बेटा ये है आपकी जर्नी ऑफ माइक्रोस्कोप, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे बनना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक खत्म हुआ, ठीक। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी
A timeline strip, draw a horizontal line, make at least 5 important dates in microscopy and add tiny sketch or a symbol of each. ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हैं. Now, how does a microscope work? एक माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है? An important parameter in microscopy is the resolution, contrast and magnification. देखो भाई, रेजोल्यूशन कैसा, एकदम चीज़ आपको जैसा सेल की लाइनिंग है, उसके अंदर ऑर्गेनलीज है, आपको हर चीज़ प्रॉपरली नज़र आ रही है, एक एक बारीकी नज़र आ रही है, उसे रेजोल्यूशन बोलते हैं. कंट्रास्ट, आपको कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्रॉपर नज़र आ रहा है, आपको ऑर्गेनलीज अलग से नज़र आ रही हैं, हर चीज़ आपको प्रॉपर हो रहा है. मैग्निफिकेशन, आपको साइज़ बड़ा होकर नज़र आ रहा है. ठीक है, तो एक माइक्रोस्कोप की यही सब क्वालिटीज़ होती हैं. नाउ विच मेक्स इट अपीयर सेवरल टाइम्स लार्जर टू द ह्यूमन आई. द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वेरीज विद द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय वेदर दे यूज मल्टीपल लेंस और इलेक्ट्रॉन बीम्स. तो जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ना, वो हर एक माइक्रोस्कोप का अलग होता है. ठीक है, कि किस में आप कितने लेंसेज यूज़ कर रहे हो, कौन सी इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ कर रहे हो. तो आपको ये सब डिटेल नहीं जानना है, आप बेसिक जान लो फिलहाल के लिए. The operating principle varies with the type of microscope, which can be broadly classified by whether they use multiple lenses or electron beams. In each case, a system of lenses or electromagnetic field is used to produce an enlarged, detailed image of a specimen that cannot be clearly seen with the naked eye. ठीक है, तो लेंसेज ही होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वहाँ पे, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को इनलार्ज और डिटेल व्यू कर सकते हो. अब ये टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है. लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप रिलाई ऑन विजिबल लाइट एंड ग्लास लेंसेज टू इनलार्ज एंड व्यू स्पेसिमेंट्स. तो बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है आपका बेटा? सबसे पहला एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर एडवांस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स आ जाएंगे. तो ये है आपके टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स, जिसमें विजिबल लाइट एंड लेंसेज को यूज़ किया जाता है किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए. अब सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपके स्कूल में भी रहता है, इट यूजेज अ सिंगल लेंस टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट सिमिलर टू हाउ अ मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क. तो इसमें एक ही लेंस होता है जो कि चीज़ों को बड़ा करके आपको दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर 3D व्यूइंग ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. दूसरा है कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब ही है कि दो चीज़ों को उन्होंने कंबाइन किया. मोस्ट कॉमनली यूज इन लैब माइक्रोस्कोप यूटिलाइजेज एटलीस्ट 2 सेट ऑफ लेंसेज. तो लैब्स में बेसिकली कंपाउंड होता है. ओके, द ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि स्पेसिमेन के पास होता है, एंड द आई पीस जो कि ऑक्यूलर लेंस होता है टू अचीव हाई मैग्निफिकेशन. ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब एक नीचे लेंस लगा और एक ऊपर लेंस लगा है, ऊपर जिसमें से आप देखते हो और नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है. फिर एडवांस्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आए, किसी लोगों की लैब्स में ये भी होता है. बियॉन्ड द स्टैंडर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अ डाइवर्स फैमिली ऑफ advanced light microscope exist, such as phase contrast microscope and fluorescence, each using optical technique to reveal hidden cellular secrets that would otherwise remain invisible to the naked eye. तो हर एक में जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, इन सब में एडवांस लाइट माइक्रो, ये सब क्या है? एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स हैं. ठीक है, इसके अंदर ऑप्टिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि आप जितने भी सेल के हिडन स्ट्रक्चर्स हैं, आप सारे सीक्रेट्स देख सको. Fluorescence microscopy uses high intensity light to excite specialized dyes in the specimen. Fluorescence क्या होता है बेटा? एक वो टेक्निक होती है जिसके अंदर डाई के अंदर से जब लाइट जाती है ना, तो वो इल्यूमिनेट करती है. ओके, तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ माइक्रोस्कोप में यूज़ किया है. सो डिफरेंट डाइज जो होती हैं स्पेसिमेन के, वो स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स को ब्रिलियंटली दिखाती हैं. अगर आपको मान लो कोई सेल्स पर्टिकुलर सेल देखना है, तो आप वहाँ पे स्टेनिंग जो करेंगे वो इस टाइप से करेंगे कि वही वाले सेल आपको उभर के नज़र आएंगे. ठीक है ना, तो ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का काम होता है. अगेंस्ट देखो, कॉजिंग स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स टू ग्रो ब्रिलियंटली अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई. आपको जो है स्काई के अंदर रात को सिर्फ स्टार्स नज़र आते हैं. इसी तरीके से समझो, जो आपको चीज़ देखनी है वो आपको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के नज़र आएगी. अब फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या हो गया? इट इज़ यूज फॉर व्यूइंग लिविंग सेल्स इन द नेचुरल स्टेट बिकॉज इट इनहेंसेस कंट्रास्ट विदाउट द नीड फॉर केमिकल स्टेन्स दैट वुड अदरवाइज किल द स्पेसिमेन. तो इसके अंदर कोई भी इसके अंदर जैसे सेल्स है ना नेचुरली अपनी कंडीशन में जिंदा, उस टाइप से ही आपको फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में दिखेंगे. अदरवाइज आप स्टेनिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, उससे जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं. तो फेस कंट्रास्ट में ऐसा नहीं होता. ये इन्होंने यहाँ पिक्चर दिखाई है, ये वाली फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की है और ये आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ना. अब
अंदर इसकी सब मशीनरी सब डिफरेंट है, बाहर से थोड़ा बहुत ये सिमिलर नज़र आ रहा है। अब ये सेल्स इमेज विद ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप, ये देखो इसमें कितना हेजी सा और कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मैग्नीफिकेशन कितना है 40x बस। दूसरा आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, इसका मैग्नीफिकेशन भी 40x है, और लेकिन इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आपको ब्राइटली नज़र आ रही हैं। देखो कैसे इल्यूमिनेट ब्रिलियंट नहीं नज़र आ रही हैं जिस चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तीसरा आया फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन में 20x करके दिखाया है, ठीक है ना भाई। मैग्नीफिकेशन समझ रहे हो ना बेटा, 40x 20x की कितना उन्होंने मैग्नीफाई किया, और बढ़ा भी सकते हैं लोग। तो उसके अंदर आपको ये सब इल्यूमिनेशन नज़र आ रहा है। ओके, ये आपका फ्लोरेसेंस वाला हो गया। इसके अंदर भी आपको फेस कंट्रास्ट के अंदर भी क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही हैं। फेस कंट्रास्ट में जो है ये लिविंग सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना, और इसमें भी आपको अलग से दिख रहा है सब। ये देखो यहाँ पे आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप है, इन्होंने इसका मैग्नीफिकेशन 40x रखा है, लेकिन इसके अंदर हमको ठीक से नज़र चीज़ें नहीं आ रही। दूसरा आपका आया फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसके अंदर आप लिविंग सेल्स को स्टडी करते हैं, राइट। स्टेन्स वगैरह केमिकल्स नहीं लगाते इस, और आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। फ्लोरेसेंस में देखो किस तरीके से वो ब्रिलियंटली आपको नज़र आ रहा है, एकदम अलग से, जैसे कोई स्टार्स दिख रहे हो। चलो, ना पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या होते हैं? कोर कंपोनेंट्स एंड देयर रोल्स। लाइट सोर्स होगी डेफिनेटली है, कहीं से लाइट तो आनी चाहिए ना। प्रोवाइड इल्यूमिनेशन, एलईडी या हेलोजन लैंप होता है। कंडेंसर लेंस होता है एक, वो क्या होता है? इट फोकस द लाइट इनटू स्पेसिमेन टू ऑप्टिमाइज न्यूमेरिकल अपर्चर एंड कंट्रास्ट। तो वो स्पेसिमेन के ऊपर आपका फोकस करता है, ताकि आपको और उसको इस अपर्चर मतलब उसका जो ओपनिंग होती है उस टाइप से होती है, और कंट्रास्ट प्रॉपर्ली वो आपको दिखाता है, आपको जो भी ऑर्गेनलीज दिखनी है ढंग से दिखाता है, वो कंडेंसर लेंस का काम है। स्पेसिमेन स्टेज क्या होती है? इट होल्ड द स्लाइड कंटेनिंग द स्पेसिमेन। ओके, तो जो भी स्लाइड्स होती होगी ना, ग्लास की स्लाइड्स, उसके ऊपर आप एक ग्लास का कवर भी लगा देते हो उसके अंदर चीज़ें रखकर और उसके ऊपर स्टेन करके। फिर आया आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव लेंस। द प्राइमरी मैग्नीफाइंग लेंस होता है, इसका कितना मैग्नीफिकेशन हो सकता है? 4x 10x 40x 100x, जितना आप चाहो। इट फॉर्म्स एन एनलार्ज इन्वर्टेड इमेज ऑफ द स्पेसिमेन दैट इज़ रियल इन नेचर। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बनती है वो एनलार्ज होती है और रियल इन नेचर होती है, और हमेशा इन्वर्टेड होती है। आई पीस है, मीन्स जहाँ से आप देख रहे हैं, ऑकुलर लेंस। इट इन्हेंसेस द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो बना दिया उसको और एनलार्ज करके आपको आई पीस या ऑकुलर लेंस दिखाता है। तो ये बेटा उसके कॉम्पोनेंट्स हो गए माइक्रोस्कोप के। अब एक बार हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ना डायग्राम भी आ जाता है एग्जाम्स में। की पार्ट्स इंक्लूड आई पीस, ऑब्जेक्टिव, नोज पीस जहाँ पे आप नोज रेस्ट करते हो, स्टेज विद द क्लिप्स, कोर्स या फाइन फोकस, कंडेंसर, आइरिस, डायफ्राम, इल्यूमिनेटर, आर्म एंड द बेस। तो इसमें हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में क्या क्या है। ये आपका लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये आपका लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल है, कितनी लाइट चाहिए, ज़्यादा के कम। यहाँ से आपको जो छोटा वाला बटन है इससे फाइन एडजस्टमेंट होती है, बड़े वाले से बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट होती है। आपको माइक्रोस्कोप ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है। फिर इसका हैंडल है, यहाँ से पकड़ते हैं माइक्रोस्कोप को हमेशा। उसके बाद ये ऑकुलर लेंस है, देखो दो आँखों वाले है ना, दूरबीन टाइप बने, ये ऑकुलर लेंस है। फिर यहाँ पे नोज पीस है इसका, रिवॉल्विंग नोज पीस, तो यहाँ पे आप अपनी आराम से रेस्ट कर सकते हो नोज को। फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये तो 3 लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ नीचे आपका स्पेसिमेन होता है और फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ से ये इमेज बनाते हैं, फिर यहाँ से आपको दिखती है। कंडेंसर अपर्चर है, ये देखो छोटा सा ओपनिंग बनी हुई ना, ये अपर्चर ये कंट्रोल करता है। फिर ये कंडेंसर है यहाँ पे, एंड ये लाइट, यहाँ से लाइट आती है नीचे, इसके ऊपर ही आप यहाँ पे स्पेसिमेन रख देते हो और आपको दिख जाता है। चलो यहाँ पे स्पेसिमेन, ये देखो, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव लेंसेज, मेन मैग्नीफाइंग लेंसेज विद डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर होती हैं, 4, 10, 15, 20, 40 एक्सेट्रा, क्लोज टू द स्लाइड। दीज फॉर्म अ रियल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जरूर याद रखना कि माइक्रोस्कोप में किस टाइप की इमेज बनती है, और ये हम सब कर चुके हैं पहले ना। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, क्लास 8th में भी किया था हमने। अब ऐसा नहीं कि तुम क्लास 8 से 9th में आ रहे हो तो सब भूल जाओ पीछे का, वो सब भी याद रखना है। आई पीस या ऑकुलर लेंस, ये भी उसके पार्ट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। वेयर यू प्लेस योर आई, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव
टुगेदर दीज लेंसेज प्रोड्यूस ग्रेटली इनलार्ज इमेज फॉर योर आई। पॉटी ट्यूब क्या होती है? हॉलो ट्यूब विच हैज एन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव फिटेड टू द टू एंड्स। रिवॉल्विंग नोज पीस जो है, इट होल्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड अलाउ यू टू स्विच बिटवीन देम। ठीक है, उसको आराम से आप स्विच कर सकते हो, घुमा सकते हो। स्टेज एंड क्लिप्स, मैकेनिकल स्टेज, प्लेटफॉर्म टू होल्ड द स्लाइड इन अ प्लेस। फिर कंडेंसर लेंस क्या करता है आपका? इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडेंसर लेंस में कौन सा लेंस लगता है? कॉन्वेक्स। टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट द लाइट ऑन द स्पेसिमेन, टू ऑप्टिमाइज न्यूमेरिकल अपर्चर एंड कंट्रास्ट। फिर आपका सब स्टेज डायफ्राम आया, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड ऑन द स्पेसिमेन, कितनी लाइट जा रही है। देन कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, बिग नॉब फॉर रफ फोकसिंग, लो पावर। फाइन एडजस्टमेंट होती है, स्मॉल नॉब फॉर शार्प फोकस। भाई आपको बिल्कुल शार्प फोकस चाहिए, जैसा कैमरा होता है ना बेटा, उसी तरीके से ये माइक्रोस्कोप भी काम करता है। कैमरे में भी आप तो बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो ना, रेजोल्यूशन, कंट्रास्ट, एक्सपोजर, ये सब बढ़ा सकते हो, ऐसे इसमें भी कर सकते हो। नाउ आर्म एंड बेस सपोर्ट, ऑलवेज होल्ड द माइक्रोस्कोप बाय द आर्म एंड सपोर्ट द बेस। हमेशा हैंडल से पकड़ो और बेस पे हाथ रखो, उसी तरीके से उठाओ, वरना आप डैमेज कर दोगे। लाइट सोर्स या मिरर, इट प्रोवाइड लाइट दैट पासिस थ्रू द स्पेसिमेन या रिफ्लेक्ट्स द लाइट, तो वो लाइट सोर्स का काम है। इतना ज़्यादा डिटेल करने की आपको ज़रूरत नहीं है माइक्रोस्कोप में। जनरल भी समझ में आ गया ना तो बहुत है। किसने इन्वेंट किया था, कैसे कैसे डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स आते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं उसमें, इतना बहुत है। लाइट माइक्रोस्कोप वर्किंग, अब ये वर्क कैसे करता है? लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट पासिस थ्रू द ग्लास। आपको पता ही है, लाइट कहीं भी जाती है और वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब वो कहीं से रिफ्लेक्ट करती है। यू हैव अर्लियर लर्नड इन द ग्रेड 8 दैट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, जो कि सारी की सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है। इट बेंड द लाइट रेज टू मीट एट अ पॉइंट। व्हेन वी प्लेस अ टाइनी ऑब्जेक्ट नियर सच अ लेंस, द लेंस बिकम्स, इट फॉर्म्स अ लार्जर इन्वर्टेड इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा लार्जर इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सो लाइट माइक्रोस्कोप फंक्शन बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ द लाइट as it moves between different media due to the changes in the speed along with the reflection to direct and focus the light rays। तो जहाँ पर के माइक्रोस्कोप्स है ना, वो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों कंसेप्ट पे काम करते हैं। अभी दोनों कंसेप्ट क्या हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हर चीज़ हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते बेटा। चलो उसके लिए आप पहले की वीडियोस देख लो। नाउ द ऑब्जेक्टिव लेंस विच हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ फर्स्ट क्रिएट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द स्पेसिमेन प्लेस जस्ट आउटसाइड इट्स फोकल पॉइंट। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी क्या है? उसकी फोकल लेंथ छोटी है, ठीक है। वो सबसे पहले रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जो भी आपका स्पेसिमेन आपने रखा है। नाउ द इमेज देन बिकम्स द इनपुट फॉर द आई पीस। अब ये इमेज आ गई, अब आप आई पीस से देखोगे, विच हैज़ लॉन्गर फोकल लेंथ। आई पीस की फोकल लेंथ बड़ी है एंड वो उसको और एनलार्ज कर देता है, प्रोड्यूसिंग द फाइनल अपराइट हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, देखो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओके, और ये आपने इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है और इसमें आपने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, राइट, इसकी फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा। अब इसने जो इमेज बनाई वो क्या थी? इन्वर्टेड थी, एनलार्ज थी, ठीक है। ये देखो ये आपकी रियल इमेज आ गई, ए डैश बी डैश। अब ये जो है इमेज ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी आपके इस आई पीस के लिए, इस आई पीस के लिए। अब इस आई पीस की जो फोकल लेंथ है ये लॉन्ग फोकल लेंथ है। इसने अब जो इमेज बनाई ये ए डैश बी डैश बनाई, जो कि और मैग्नीफाइड इमेज थी। तो आपको जो आंख से इमेज दिखी वो और मैग्नीफाइड इमेज दिखी, ठीक है। चलो नाउ माइक्रोस्कोपिक स्किल्स, स्लाइड प्रिपरेशन एंड फोकसिंग, टेम्परेरी माउंट, इसको बोलते हैं। आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ती है पहले माइक्रोस्कोप में डालने से पहले। यू हैव ऑलरेडी लर्न द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट of an onion peel. Using a similar approach, let us now create a few more temporary mounts. Let us prepare and observe and compare leaf peels of monocot and dicot leaves. Monocot and dicot leaves के बारे में जानते हो बेटा? ये तो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। मोनोकॉट जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट जिसके अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, जैसे आपका राजमा हो गया, वो डाइकॉट हो गया। Now take the peels from both upper and lower epidermis of monocot leaf. अब लीफ जो है ना उसके ऊपर एक बहुत पतली सी छिल्ली सी होती है, उस झिल्ली को आपको उतारना है, राइट। रोइयो, मेज, लिली किसी का भी ले लो, एंड एक ले लो आप डाइकॉट लीफ का जो ब्राइफेलम, पेटूनिया या बैल्सम है। नाउ प्रिपेयर देयर टेम्परेरी माउंट्स, ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। उनको माउंट कर दो आप, मतलब उसको लगा दो आप अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसको जो भी स्टेन्स डालने हैं डालो, जो भी डाई डालनी है, और फिर उसको कवर कर दो कवर स्लिप से ताकि वो हिले नहीं।
ये हो गया आपका टेम्परेरी माउंट तैयार। ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप, कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ द लेबल डायग्राम, रिकॉर्ड एंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो आपको देखना है किस टाइप का शेप आपका आ रहा है सेल्स का, तो ये जब आप करेंगे तो आपको समझेगा। ना परमानेंट स्लाइड्स क्या होती हैं? वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट। दीज आर यूजफुल फॉर शॉर्ट टाइम बिकॉज द ड्रॉप ऑफ वाटर स्लोली ड्राइज अप। देखो बेटा, दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, टेम्परेरी माउंट और एक परमानेंट स्लाइड है। टेम्परेरी माउंट में आप सिर्फ वो जो आपने लीफ का झिल्ली लिया उसके ऊपर पानी की ड्रॉप डाल के बस देख लिया, ठीक है, डाई नहीं लगानी अभी ना। वाटर तो स्लोली ड्राई अप हो जाता है एंड द लिविंग सेल स्टार्ट श्रिंकिंग एंड डाइंग। इफ यू लीव अ टेम्परेरी माउंट ऑफ एन अनियन पील फॉर अ फ्यू आवर्स you will notice air bubble crystal of the dried stain and distorted cell shape instead of fresher clear cell. Now think, what if we want to keep the well prepared slide of onion or cheek cell safe so that many future batches of student in your school can observe it? Permanent का क्या मतलब हो गया? अब वो जन्मों जन्मों तक आपके लैब में पड़ी रहेगी और आप उसको देख सकते हो कभी भी उठा के। अब परमानेंट कैसे बनाते हैं? For this purpose, biologists made a permanent mount. The slides stored carefully in the slide box in your lab and usually permanent slide that have been prepared using a special technique and preserved for years. तो उसकी स्पेशल टेक्निक होती है। तो नॉर्मल हमने माउंट कर दिया, स्टेन डाल दिया, सेट डाई डाल दी, वाटर ड्रॉप डाल दिया, खाली वाटर ड्रॉप से देख लिया या डाई डाल के देख लिया, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट माउंट जो होते हैं उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स लगती हैं। इन अ परमानेंट माउंट द स्पेसिमेन इज फर्स्ट फिक्स्ड टू किल एंड प्रिजर्व इट्स स्ट्रक्चर। उसको पहले फिक्स किया जाता है, देन स्टेन्ड, फिर डिहाइड्रेट किया जाता है, फाइनली उसको सील किया जाता है। डिहाइड्रेट करते हैं उसको गर्म करके, ठीक है, फिर उसको सील कर देते हैं स्पेशल माउंटिंग मीडियम में, जैसे कैनेडा बैल्सम या DPX अंडर अ कवर स्लिप। दिस प्रिवेंट द स्पेसिमेन फ्रॉम ड्राइंग, रॉटिंग और being attacked by microorganisms. Once prepared properly, the permanent slide can be stored in the lab and used repeatedly without losing clarity of the cell, even when seen under the microscope. आपने देखा होगा आपके टीचर जब आपको लैब्स में लेके जाएंगे ना, तो उनके पास ऑलरेडी स्लाइड्स बनी हुई होंगी। वो आपको बोल देंगे ये प्लांट सेल का है देख लो, ये एनिमल सेल का देख लो, तो बना के रखिए, हर वक्त नहीं बना सकते ना वो। Now let us observe परमानेंट स्लाइड ऑफ लीफ पील ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब हमने मोनोकॉट और डाइकॉट में लिखा, क्या दिखा हमें? ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड ऑफ अ पील मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ एंड कंपेयर इट विद द टेम्परेरी माउंट प्रिपेयर्ड बाय यू। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द क्लैरिटी ऑफ द स्लाइड्स? नोटिस द सेल वॉल, गार्ड सेल्स, अब वही सब दिखेगा आपको इन द फ्रेश टेम्परेरी माउंट एंड स्टेन परमानेंट माउंट ऑफ अ डाइकॉट पील। डज द क्लैरिटी ऑफ द सेल वॉल एंड guard cell differ? Identify two common anatomical differences in the leaf peels that remain consistent in temporary and permanent mount. तो ये सारा क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, स्लाइड की लास्ट में। अभी हम इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। Now by what factor is the image larger than the actual object? अब जो हमने माइक्रोस्कोप में इमेज देखी वो कितनी लार्ज है। When you look at the diagram of a cell or a tiny insect in your book, it often appears huge on the page. Now you know that it might be smaller than the grain of the sand. डायग्राम तो आपको बड़े बड़े दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो सैंड होती है, सैंड का एक कण देखा है, उससे भी छोटा होता है। Further, when you observe onion peel cell under the microscope, you would have noticed the difference in the size of the image when we switch from low power to high power objective lens. मतलब कहने का मतलब है कि वो होते बहुत 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 टाइनी है, लेकिन हम तो मैग्नीफाई करते हैं तो डेफिनेटली हमको वो बड़े दिखते हैं। तो ये होता कैसे है, कितनी मैग्नीफिकेशन पावर होती है? हाउ डू यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स बिगर यू आर सीइंग द इमेज? अब तुम्हें कैसे पता तुम कितने बिग देख रहे हो? तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना ऐसे। वी कैन फाइंड आउट बाय फाइंडिंग द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ये आप पता लगा सकते हो जब आप आईपीस का मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन जो है वो आपको पता हो कितना है। मैग्नीफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल x, जो अभी हमने पढ़ा था ना 40x 20x, विच रीड एज टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल 10x मीन्स मैग्नीफाइड 10 टाइम्स, कि इसको हमने 10 गुना बड़ा किया है, इसे हमने 20 गुना बड़ा किया है, 40 गुना बड़ा किया है, ऐसा। ना मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला है। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू ME। अब MO क्या है, वो मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, और ME क्या है, वो मैग्नीफिकेशन है आपका आईपीस का, ठीक है ना। 10x आईपीस एंड 40x ऑब्जेक्टिव, इसका कितना मैग्नीफिकेशन हो गया? मतलब आईपीस का तो आपका 10x है, ठीक है, और
ऑब्जेक्टिव का आपका 40x मैग्निफिकेशन है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन हो गया, जो आपको दिख रहा है वो क्या, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 10 × 40 = 400। तो रियल साइज क्या कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन टोटल मैग्निफिकेशन। तो जितना इमेज का साइज है उसका डिवाइड करेंगे टोटल मैग्निफिकेशन से, वो आपकी रियल साइज आ जाएगी। बहुत ईजी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करके हम सॉल्व करेंगे। इफ़ अ सेल मेजर 5 mm ऑन 100x इमेज कैलकुलेट इट्स एक्चुअल साइज। अब सेल कितना है मेजर कर रहा है 5 mm, तो इमेज साइज क्या हो गया 5 mm, मैग्निफिकेशन क्या है उसका 100x, तो 5 को आप 100 से कर दो डिवाइड, आपको एक्चुअल साइज आ जाएगा 0.05। ठीक है। इफ़ यू यूज 15x eyepiece एंड 10x ऑब्जेक्टिव, व्हाट विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन। कितना इजी है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप। ये देखो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा इसका 15 × 10 दैट इज 150। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ गया 150 में। इफ 4 सेल्स फिट अक्रॉस 0.8 mm फील्ड ऑफ व्यू, मीन्स जो अब जहाँ पे आप व्यू कर रहे हो, मान लो वो एक स्क्वायर शेप की फील्ड है और वो 0.8 mm की है। ठीक ना, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ 1 सेल, और उसके अंदर 4 सेल आ रहे, तो 1 सेल कैसे निकल जाएगा, आप जितनी फील्ड दी हुई है आपकी 0.8 mm, उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक सेल का जो है साइज निकल आएगा। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो ऑल माइक्रोस्कोप्स डू द सेम बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन उनका सेम रहता है, क्या, मैग्नीफाई करना और अच्छे रेजोल्यूशन के साथ आपको सेल्स की स्टडी कराना। They magnify the small objects, but they do it in different ways and to different depths. Magnification and resolution are core concept in microscopy that define the imaging capabilities of a microscope. अब दो टर्म्स पढ़ी हमने, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जैसे रियल ऑब्जेक्ट है उससे कितना साइज बड़ा करके आपको दिखा रहा है, 10 टाइम दिखा रहा है तो मतलब उसका 10x मैग्नीफिकेशन हो गया, 100 टाइम्स बड़ा करके दिखा रहा है तो उसका 100x मैग्नीफिकेशन हो गया, 20 टाइम्स बड़ा कर रहा है तो 20x मैग्नीफिकेशन हो गया। और रेजोल्यूशन हो गया कि वो कितना क्लियरली आपको इमेजेस दिखा पा रहा है, कितनी फाइन डिटेल्स आप उसके अंदर देख पा रहे हैं। हाँ, जैसे सब लोग बोलते हैं जो एप्पल का फ़ोन है उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, तो रेजोल्यूशन का मतलब वो फाइन से फाइन डिटेल भी कैप्चर कर लेता है। क्लियर ना। डिफरेंट माइक्रोस्कोप, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंट माइक्रोस्कोप हैव डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर एंड रेजोल्यूशन रेंजेस। द साइज ऑफ अ स्पेसिमेन एंड पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन विच माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू व्यू द स्पेसिमेन इफेक्टिवली। तो अब हमारा पर्पस क्या है, किस टाइप के सेल्स हमें देखने, कितना हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम माइक्रोस्कोप सेलेक्ट करते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन वेस रेजोल्यूशन, बिग वेस शार्प इमेजेस। तो मैग्निफिकेशन का मतलब बिग इमेज, रेजोल्यूशन का मतलब शार्प इमेजेस। जनरली स्टूडेंट थिंक मोर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज बेटर, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी चीज़ बड़ी 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 करके दिखा दी, अब देखो मान लो आपने कोई अपने फ़ोन से फ़ोटो खींची, अब आप उसको जूम करे जा रहे हो, जूम करे जा रहे हो, तो उसका रेजोल्यूशन तो ख़राब हो रहा है ना, उसमें जो डिटेल्स थी वो अब आपको नज़र नहीं आ रही, ब्लर हो रही हैं। तो मतलब खाली बड़ा होने से कुछ नहीं होता। सो मैग्निफिकेशन इज द फैक्टर बाय विच माइक्रोस्कोप enlarges the image of a specimen related to its actual size। ये तो मैग्निफिकेशन हो गया, अभी आपको समझाया, जिसमें वो एक्चुअल साइज से कितना बड़ा करके दिखा रहा है वो बताता है। रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेरी क्लोज पॉइंट्स इन अ स्पेसिमेन टू क्लियरली डिस्टिंग्विश देम एज सेपरेट एंड नॉट मर्ज इनटू अ सिंगल इमेज। रेजोल्यूशन का मतलब अगर दो बहुत बारीक बारीक लाइंस बहुत पास पास है, अब आप उनको देख पा रहे हैं क्लियरली कि वो अलग अलग लाइंस हैं या आपको वो एक ही लाइन नज़र आ रही है, तो वो रेजोल्यूशन आ जाता है। अगर आपको अलग अलग नज़र आ रही है इसका मतलब रेजोल्यूशन अच्छा है। हायर रेजोल्यूशन रिवील्स फाइन डिटेल्स एंड गिव्स अस अ शार्प इमेज। हायर रेजोल्यूशन होता है तो वो फाइन इमेज देता है हमको। इट इज़ ऑफन एक्सप्रेस एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, एग्जाम्पल 0.2 माइक्रोमीटर फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो रेजोल्यूशन जो है वो इसमें हम माइक्रोमीटर में जो है वो करते हैं, इसका 0.2 माइक्रोमीटर है, इसका मतलब इतना इसका रेजोल्यूशन है। तो यूनिट ऑफ लेंथ जो होती है ना वही इसका भी यूनिट होता है। रिजॉल्विंग पावर इज द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू क्लियरली आइडेंटिफाई two very close placed points as separate points. It is expressed as reciprocal of resolution. Smaller resolution means high resolving power. ठीक है, मीन्स जितना जितना स्मॉल रेजोल्यूशन होगा इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा उसकी रिजॉल्विंग पावर है।
नाउ द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई एंड सम माइक्रोस्कोप इज गिवन बिलो। ह्यूमन आई का कितना रेजोल्यूशन दिया है इन्होंने, देखो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, दैट इज 0.1 mm। लाइट माइक्रोस्कोप का 0.2 माइक्रोमीटर, देखो माइक्रोज में आ गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी 0.2 नैनोमीटर, तो इसका और भी ज़्यादा रेजोल्यूशन है। जितनी छोटी वो होगी ना वैल्यू, उतना अच्छा रेजोल्यूशन है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे छोटी वैल्यू है 0.2 नैनोमीटर है, मतलब इसका सबसे हाई रेजोल्यूशन है। अब हम पढ़ेंगे लाइट या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दिस इज द माइक्रोस्कोप यू जनरली यूज इन स्कूल लैब्स। तो हमारी स्कूल लैब में लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ये विजिबल लाइट यूज़ करता है, इसके अंदर ग्लास लेंसेज होती हैं। इसका मैग्नीफिकेशन होता है अप टू 1000x तक ये मैग्नीफाई करता है। और रेजोल्यूशन कितनी स्मॉलेस्ट डिटेल आप देख सकते हो, अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर की डिटेल देख सकते हो। इट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व लिविंग सेल लाइक प्रोटोजोआ एंड चीक सेल्स, ये सब आप इसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेट विद द इलेक्ट्रॉन बीम्स दैट हैव एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ अबाउट 0.005 नैनोमीटर कंपेयर टू 550 नैनोमीटर फॉर विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट जो ऊपर हमारा था उसके अंदर 550 नैनोमीटर थी। एक बात याद रखो, जितनी छोटी वेवलेंथ होती है ना, उतना हाई रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, उतना अच्छा रेजोल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी वेवलेंथ है, इसलिए उसका रेजोल्यूशन भी हाई है। These electrons are accelerated in vacuum and directed using magnetic lenses. Electrons also behave like waves, but with a much shorter wavelength than the visible light. A shorter wavelength gives us better resolution. तो shorter wavelength होगी तो हमारा resolution better होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, और ये वेव्स बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए छोटी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट एज लेंसेज टू फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ से आती है। चलो नेक्स्ट टाइप का आपका माइक्रोस्कोप आया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM। ये ज़्यादा पावरफुल है, और भी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट हैज़ बेटर मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। इसका और भी बेटर मैग्नीफिकेशन है, बेटर रेजोल्यूशन है। इट ऑपरेट्स विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रादर देन लाइट। ये भी इलेक्ट्रॉन बीम पे वर्क करता है, इसलिए तो इसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन्स पे काम करते हैं। एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेज ऑफ अ स्पेसिमेन अबाउट 50 to 90 नैनोमीटर थिक आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द अल्ट्रा माइक्रोटोम इक्विप्ड विद द ग्लास नाइफ। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन अल्ट्रा थिन स्लाइस ऑफ अ स्पेसिमेन। तो इलेक्ट्रॉन जो है इन अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन से भी चले जाते हैं। Heavy metal stains like uranyl acetate for protein nucleic acid, lead and lead citrate for lipids and carbohydrates are used। तो इसमें स्टेन्स कौन से यूज़ करते हैं, ये यूरेनल एसीटेट यूज़ करते हैं और आपका ये लेड सिट्रेट यूज़ करते हैं। दिस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया पॉजिटिव स्टेनिंग प्रोवाइडिंग कंट्रास्ट विदाउट डिजॉल्विंग इन द एम्बेडिंग रेजिन्स। तो इनसे पॉजिटिव स्टेनिंग आ जाती है, तो इनसे स्टेनिंग जो आपकी बेटर हो जाती है। इसके अंदर बस आप डाइज के नाम लर्न कर लीजिए। नाउ इंटरनल डिटेल ऑफ द सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वायरस एक्सेट्रा कैन बी ऑब्जर्व। तो ये सब चीज़ें भी आप उसमें आराम से देख सकते हो। इमेज प्रोड्यूसेस 2D इमेज आती है। रेजोल्यूशन कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर, ठीक है, बहुत छोटा वैल्यू है इसका, मतलब ये हाई रेजोल्यूशन है इसका। नाउ वी विल रीड अबाउट द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबके बारे में ना बेटा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, फुल फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए। नाउ इट ऑपरेट्स विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रादर देन लाइट। ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काम करता है। अनलाइक TEM अल्ट्रा थिन सेक्शन कट बाय द ग्लास नाइफ्स, SEM यूजेस डायमंड नाइफ्स फॉर थिकर सेक्शन और होल माउंट्स। ये जो है डायमंड नाइफ्स यूज़ करता है, ठीक है, या फॉर थिकर सेक्शंस। हैवी मेटल कोटिंग्स प्रोवाइड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें कोटिंग्स जो होती है वो हैवी मेटल की होती है, वो भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ाता है। देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन से ही इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्कैन करते हैं सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन को, और ये 3D इमेजेस देती हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स की, इंसेक्ट लेग्स की, माइक्रोचिप्स की। और इसमें रेजोल्यूशन होता है 1 to 20 नैनोमीटर्स। तो इसमें 3D इमेजेस आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया स्कैनिंग में। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्कैन करते हैं स्पेसिमेन को आपके। चलो अब हम देखते हैं पैरामीशियम अलग अलग माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। तो सबसे पहला जो आपके कॉलेजेस में होता है लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें देखो सिर्फ पैरामीशियम ऐसा दिख रहा है नॉर्मल।
आपको कुछ खास स्ट्रक्चर वगैरह उसकी नज़र नहीं आ रहे। सेकंड आपका आया TEM में, आप देख रहे हो तो TEM में काफ़ी डिटेल्स आपको सब नज़र आ रही हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, शॉर्टर वेवलेंथ का है। फिर थर्ड आपका आया SEM में देखो आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे 3D इमेज आ गई है, इसमें स्कैनिंग करके ये इमेज आई है। ये पैरामीशियम है बेटा, इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स अच्छा है अगर आपको आते हैं तो। ये बाहर ये एक्टोप्लाज्म है इसका, और ये एंडोप्लाज्म है, ठीक है, ये दोनों साइटोप्लाज्म में आते हैं। एक्टोप्लाज्म जो आउटर कवरिंग में होता है और एंडोप्लाज्म जो अंदर होता है, ठीक, होता है दोनों साइटोप्लाज्म में। फिर इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस आता है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक माइक्रो न्यूक्लियस छोटा वाला, ये ओरल ग्रूव है, ठीक है। फिर ये साइटोसोम है, गुलिएट है, साइटोप्रोडक्ट है, ये हम खैर जो चैप्टर आएगा ना उसमें पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं, लेट अस कंपेयर द लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गए दो टाइप के आपके, TEM एंड SEM। द कंपैरिजन बिटवीन दीज थ्री टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी समराइज्ड एज बिलो। सबसे पहले इन्होंने किस पे किया, इल्यूमिनेशन सोर्स पे, तो इसमें तो विजिबल लाइट आती है, उस दोनों में इलेक्ट्रॉन बीम आती है। इसके अंदर जो होती है ब्रॉड बीम होती है, इसके अंदर थोड़ी सी फोकस्ड बीम होती है। टाइप ऑफ लेंसेज कैसा होता है, इसमें ग्लास होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक्रोमैटिक। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टर, ये सब होता है। इसके अंदर भी सेम। देन थिकनेस ऑफ द सेक्शन में अप टू सेवरल मिलीमीटर, होल माउंट करते हैं हम इसमें, एंड 5 to 10 माइक्रोमीटर फॉर टिश्यू सेक्शंस। इसमें अल्ट्रा थिन सेक्शंस होते हैं, लेस देन 100 नैनोमीटर, टिपिकली 50 to 90 नैनोमीटर अल्ट्रा माइक्रोटमी, ठीक है। तो इसके अंदर और भी थिन सेक्शन होते हैं। इसमें तो सिर्फ सरफेस ही होती है, नो सेक्शनिंग। सैंपल 20 to 30 मिलीमीटर थिक, कोटिंग 10 to 100 नैनोमीटर्स, ठीक है। ना स्टेनिंग पे, स्टेनिंग कैसे, बेसिक डाइज यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू, इओसिन, लाइट एब्जॉर्बिंग, यही सब हमने भी कॉलेज में की थी, मतलब अपने 12th क्लास में। इसमें डेंस मेटल कंपाउंड सच एज यूरेनिल एसीटेट एंड लेड सिट्रेट। इसके अंदर कंडक्टिव कोटिंग होती है गोल्ड या पैलेडियम की, कोई ट्रेडिशनल स्टेनिंग नहीं होती। नो ऑब्जर्विंग, इसमें लिविंग सेल्स कैसे, इसमें यस पॉन्ड लाइफ, चीक सेल्स, ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अंदर लिविंग सेल नहीं, क्योंकि वैक्यूम होता है तो उसकी वजह से सेल मर जाते हैं। इसके अंदर भी हम लिविंग सेल्स नहीं स्टडी कर सकते। रेजोल्यूशन जो है इसका 0.2 माइक्रोमीटर है, इसका 0.1 नैनोमीटर, एंड इसका 1 to 10 नैनोमीटर, मतलब वैल्यू छोटी होती जाएंगी, रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा। मैग्निफिकेशन अप टू 1500x होता है, इसके अंदर 50 मिलियन एक्स, इसमें 2 मिलियन एक्स, ठीक। सैंपल्स जो हैं मिनट्स के लिए इसमें होते हैं, उसके अंदर आवर्स टू डेज तक चल जाते हैं, और उसमें आवर्स तक डिहाइड्रेशन कर देते हैं वो, ठीक है। तो इसमें ये क्या है बेटा, सैंपल प्रिपरेशन टाइम है ना, इतने मिनट्स में प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि सिंपल माउंटिंग करनी होती है आपको, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें आवर्स टू डेज लग जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर तो आवर्स लगते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन कोटिंग ये सब करना होता है। कॉस्ट तो डेफिनेटली इसकी लो ही होती है, 50,000 तक आ जाता है, 10 से 50 तक। इसकी हाई होती है, 50 लाख तक आता है, और इसकी 20 से 50 लाख तक। वैक्यूम रिक्वायर्ड नो, उन दोनों में वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है। हो गया क्लियर आपको सारे के सारे माइक्रोस्कोप्स। अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये माइक्रोस्कोप्स ना थोड़ा सा टफ चैप्टर लगता है शुरुआत में, तो इतना अगर आप यहाँ से बेसिक समझ लोगे तो आगे के स्टैंडर्ड्स में थोड़ा इजी हो जाएगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर यूजुअली फाउंड इन बिग रिसर्च सेंटर्स एंड नॉट इन नॉर्मल स्कूल लेबोरेटरीज। तो ऐसा क्यों होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं वो जहाँ बिग बिग रिसर्च सेंटर्स होते हैं, क्योंकि वहीं पर पाए जाते हैं। स्कूल के अंदर तो आपका सिंपल जो है लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वही हो जाता है, उससे क्या काम होता है। द थिंग इज़, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं बिग सेंटर्स में ही पाए जाते हैं। एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, स्कूल में अगर वो इतने रखेंगे तो स्कूल में तो चांसेस रहते हैं कि बच्चे तोड़ दें, राइट। दूसरा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑपरेट करने के लिए। अभी आप लोग को शुरुआत करनी है माइक्रोस्कोप की, तो एकदम से आपको बड़ा कुछ दे देंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए ट्रेंड एक्सपर्ट्स चाहिए, और स्पेशल कंडीशंस उसके लिए चाहिए। वैक्यूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए। ये सब चीज़ें आप स्कूल के एनवायरनमेंट में मेंटेन नहीं कर सकते। और सैम्पल प्रिपरेशन टाइम भी इसमें बहुत लंबा होता है, राइट। तो सैंपल प्रिपेयर करना होता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए बच्चों के स्कूल के अंदर नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है। नाउ व्हाट इज न्यू इन माइक्रोस्कोपी, व्हाट आर द लिमिट्स? New developments. With advances in science and technology, digital microscope are being developed that show a real
टाइम इमेज डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। तो आजकल तो डिजिटल माइक्रोस्कोप आ रहे हैं, अब जो माइक्रोस्कोप में देख रहे हो उसकी इमेज आपको सामने मॉनिटर पे दिख जाएगी। Thus, live images can be shared with all the students at once. In super resolution microscope, detail smaller than the normal limits of the light can be observed. दस तो जो लाइव इमेजेस होती है ना वो हम शेयर कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ, एक तो, और दूसरा सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसमें स्मॉलर डिटेल्स भी ऑब्जर्व करते हैं। एक्सप्लोर दीज लेटेस्ट इन्वेंशंस थ्रू बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट, साइंस मैगजीन एंड वर्चुअल लैब सिमुलेशंस and find out what new things could be discovered by using even better microscope. Your curiosity today may help to design a microscope for tomorrow. तो आप अगर क्यूरियस रहेंगे तो आप भी हो सकता है आगे चल के एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप डिज़ाइन कर दें। ओके, अब लिमिटेशंस क्या हैं? With a light microscope, structure smaller than 0.2 micrometer cannot be resolved due to differentiation limit of light, diffraction limit of light, sorry. So लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बहुत छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं उसका 0.2 माइक्रोमीटर तक ही रहता है ना रेंज, अगर उससे छोटे होते हैं तो हम उसे नहीं देख सकते। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कॉस्टली होते हैं, नीड वैक्यूम एंड वेरी केयरफुल सैम्पल प्रिपरेशन। मोस्ट सैम्पल्स हैव टू बी प्रोसेस्ड विद द केमिकल्स एंड मेटल स्टेन्स। ठीक है, तो ये उसकी लिमिटेशंस हो गई। नाउ वेयर डू वी यूज़ माइक्रोस्कोप, हमें यूज़ कहाँ करते हैं? यू माइट बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन माइक्रोस्कोप्स क्वाइटली सपोर्ट आवर लाइफ्स। हॉस्पिटल्स एंड पैथोलॉजी लैब में तो बहुत ज़रूरी है, वहीं से तो वो डायग्नोज करके बताते हैं आपको कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा आपको वायरस लगा है। डायग्नोजिंग डिजीज़ बाय चेकिंग ब्लड, स्पूटम, टिश्यू बायोप्सीज, मलेरिया, पैरासाइट इन द ब्लड, ये सब आपको वहीं से दिखता है। फिर साइंस लैब्स, स्टडिंग स्टोमेटा, प्लांट, एनिमल टिश्यू, प्लांट डिजीजेस। फिर इंडस्ट्री में checking the quality of metal, plastic, electronic chips using light and electron microscope। फिर पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस में भी किसी के फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सब स्टडी करने के लिए एग्जामिन फाइबर, हेयर, ग्लास फ्रेगमेंट्स, ब्लड स्टेन्स फ्रॉम द क्राइम सीन। इन्वायरमेंट में कैसे? चेकिंग वाटर सैंपल कि उसके अंदर तो कोई एल्गी, प्रोटोजोआ नहीं है, पोल्यूशन इंडिकेटर्स तो नहीं है। तो ये सब कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। हम नहीं देखते, लेकिन जो लोग हमारे लिए देख रहे हैं वो हमारे ही हेल्प कर रहे हैं। नाउ स्नैपशॉट्स, एक बार दोबारा से सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो मतलब स्मॉल, स्कोप मतलब व्यूइंग, इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर पार्ट्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। सेकेंड, डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स हैव वेरिड मैग्निफिकेशन पावर, हमने पढ़ा इन रेजोल्यूशन। द साइज ऑफ स्पेसिमेन एंड पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन डिटरमाइंस कौन सा माइक्रोस्कोप आपको यूज़ करना है। Then magnification is the factor by which the microscope enlarges a specimen image related to its actual size, मतलब actual size से कितना बड़ा दिखा रही है। Next point, resolution is the smallest distance between the two very close points in a specimen to clearly distinguish them as separate and not merged into the single image. It is often expressed as unit of length, example 0.2 micrometer for light microscope। अब ये क्या कह रहे हैं? रेजोल्यूशन क्या हमने पीछे भी पढ़ा था कि जिसमें आप हर चीज़ को बारीकी से देख सके। अगर एक दो बारीक बारीक लाइन्स और बिल्कुल पास पास है, वो आपको एक लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। जब आप माइक्रोस्कोप में से देख रहे हो, अगर उसका रेजोल्यूशन अच्छा है तो वो आपको दो सेपरेट लाइन ही नज़र आएंगी। ठीक है। लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप रिलाई ऑन विजिबल लाइट एंड ग्लास लेंसेज टू एनलार्ज एंड व्यू स्पेसिमेन। तो जो लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं वो जो विजिबल लाइट होती है ना, और ग्लास लेंसेज, उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप फंक्शन बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ द लाइट एज इट मूव्स बिटवीन डिफरेंट मीडिया ड्यू टू द चेंजेस इन स्पीड अलॉन्ग विद रिफ्लेक्शन टू डायरेक्ट एंड फोकस लाइट रेज। तो ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे लाइट माइक्रोस्कोप्स बेस्ड होते हैं, इतना आप याद कर लीजिए। और ये हम प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेंसेज यूज्ड। सिंपल माइक्रोस्कोप हैव सिंगल लेंस। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इनका केवल एक ही लेंस होता है, जबकि कंपाउंड है तो उसके अंदर दो या ज़्यादा लेंसेज होते हैं। फिर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूजेस हाई इंटेंसिटी लाइट टू एक्साइट स्पेशलाइज्ड डाइज इन अ स्पेसिमेन। अब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में आपको पता है डिफरेंट डाइज हम यूज़ करते हैं जो इल्यूमिनेट करती हैं और फिर हमको दिखता है। causing specific cellular structure to glow brilliantly against the dark background like stars in the night sky। ऐसा नज़र आता है जैसे ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं, तो इस तरीके से उन्हें इल्यूमिनेट करके दिखाता है।
फिर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये सब आपको बेटा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है इसके बारे में, बहुत डिटेल में भी मत जाना। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज़ अ प्रीमियर टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग लिविंग सेल्स। अब फेस कंट्रास्ट में आप लिविंग सेल्स देख सकते हैं, बाकी माइक्रोस्कोप में मुश्किल होता है वो, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स और डाई से ही माइक्रोब्स मर जाते हैं। सो इन their नेटिव स्टेट बिकॉज इट enhances contrast विदाउट रिक्वायरिंग केमिकल स्टेन दैट वुड कॉम्प्रोमाइज सेल वाइबिलिटी। तो इसके अंदर केमिकल स्टेन यूज़ नहीं होते और सेल जो होते हैं वाइबल रहते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं। For light microscopy, we can prepare temporary and permanent mount depending on the short term and long term storage requirement. तो माउंट जो होते हैं वो टेम्प्रेरी हो सकते हैं, मीन्स आपने आज देखा उसके बाद उसको डिमाउंट कर दिया। लेकिन परमानेंट क्या होते हैं, फिर चाहे आपकी पूरी की पूरी क्लास 1 साल के बाद आ रही है देखने के लिए, फिर 8th क्लास वही देख रही है, फिर नेक्स्ट 8th का बैच देख रहा है, इस टाइप से। ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम्स। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ करता है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, इसीलिए उसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है। एक्सेलरेटेड इन द वैक्यूम फोकस बाय मैग्नेटिक लेंसेज, ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर क्लासिफाइड एज 2 होते हैं, TEM एंड SEM। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, बेस्ड ऑन हाउ द इलेक्ट्रॉन बीम इंटरैक्ट्स विद द स्पेसिमेन, इधर पासिंग थ्रू इट और बीइंग रिफ्लेक्टेड, या तो उससे पास होके जाती है वो या उससे रिफ्लेक्ट होके जाती है। TEM shows internal details of the cell in 2D, mitochondria, ribosome, virus etc. while SEM gives 3D like image on the surface। ठीक है, तो TEM सिर्फ आपको 2D इमेज देता है जबकि SEM आपको 3D इमेज देता है। Now in addition to the study of the cell and its organelles, microscope are used for diagnosing disease, for assessing the quality of metals, plastic, electronic chips, analysis of water sample and in forensic etc. तो सेल ऑर्गेनलीज ये सब तो हम बेटा स्टडी करते ही हैं, लेकिन हम डिजीज़ डायग्नोज करने के भी बहुत काम आता है हमारा माइक्रोस्कोप। जैसे डॉक्टर बोल देते हैं ना ब्लड टेस्ट कराओ, तो ब्लड टेस्ट कैसे होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही तो वो सब चेक करते हैं उसको। तो बेटा इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और ये जो क्वेश्चंस है ना हमने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारे एडवांस के चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते जाओ, टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।